हेलो गाइस, अभी इंटरव्यू लेते लेते एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देंगे। तो ये कुछ कुछ सिचुएशंस लेकर आया, तो इसने कॉपी में लिखे लिए। अभी मैं थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप भी इंटरव्यू में क्या बोल सकते हो। तो इमरजेंसी और फायर में, हाँ। शिप में फायर लग गई है तो आप क्या करोगे। तो आप सबसे पहले फायर का बटन दबाओगे ग्लास ब्रेक करके। उसके बाद सारी जगह शिप पे अलार्म बज जाएगा, दो अलार्म बजेंगे, एक विजुअल और एक ऑडिबल। एक घंटी बजेगी, टन 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 टन, और एक विजुअल लाइट जलेगी हर जगह, तो आपको पता भी चल जाएगा कि फायर हो गई है। तो उसके बाद विद इन 2 मिनट्स वो बटन दबाने के सब लोग मस्टर स्टेशन पे गैदर होंगे। मस्टर स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे सारे लोग गैदर होते हैं, सबके सर्कल्स बने होते हैं, सबके नाम लिखे होते हैं उधर। जितने लोग होते हैं उतने सर्कल्स बने होते हैं। तो इससे आसानी हो जाती है अटेंडेंस लगाने में। तो 2 मिनट के अंदर सब लोग मस्टर स्टेशन में आ जाएंगे और उसी टाइम हेड काउंट भी हो जाएगा। तो जो बंदा मिसिंग है तो उस हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन मिसिंग है, वो उस समय पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है कि सबकी ड्यूटीज फायर, ऐसे फायर के टाइम पे क्या क्या है, तो वो पहले से ही लिखी भी होंगी। किस में लिखी होंगी? मास्टर लिस्ट में लिखी होंगी। मास्टर लिस्ट एक शीट होती है जिसमें तुम्हारी नाम के आगे तुम्हारी क्या क्या ड्यूटीज हैं इस सिनेरियो में। फायर में तो फायर की ड्यूटीज उसमें लिखी होंगी, और तुम्हें क्या क्या लेके जाना है और तुम उसके बाद क्या क्या करोगे, तो वो सब उसी में लिखा होता है। तो पहले मास्टर स्टेशन पे आपसे चीफमेट आपसे सारी ड्यूटीज पूछेंगे कि किस किस की क्या क्या ड्यूटी है। उसके बाद बोल देंगे कि ठीक है जाओ। उसके बाद टीम्स बटेंगी। जो टीम मास्टर लिस्ट में लिखेगी फायर टीम है, इसमें 2 लोग हैं, तो ये होज लेके जाएंगे पहले। उसके बाद टीम बी जाएगी, फिर इतने में इमरजेंसी होज रेडी करेंगे, उस टाइम पे कवर बॉटल्स, एयर बॉटल्स रेडी करेंगे। तो वो सब हार्मनी में चलता है, मतलब सब चीज पहले से ही फिक्स है। और विद इन 4-5 मिनट बटन दबाने के आप लोग उस आग के पास पहुंच जाओगे उसको बुझाने के लिए। तो इसमें हीरो नहीं बनना है पहले तो, कि खुद से आग बुझाने का सोचूंगा। जब फायर दिख गई, पहला इंस्टेंस में बटन दबाया, ब्रिज पे एक फायर अलार्म पैनल होता है जो आपको बता देगा कि कहाँ फायर का बटन दबाए, कौन से फ्लोर पे किस जगह दबाए। तो उससे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आग लगी है। तो उसके बाद आपको हीरो नहीं बनना है बस इसमें। तो सर व्हाट इफ मैं जहाँ पे फायर लगी है मैं वहां पे हूँ, लेकिन जो बटन है जो मस्टर स्टेशन पे या ब्रिज पे है वो मेरे से बहुत दूर है, मतलब मैं टाइम पे पहुंच ही ना पाऊँ तो। तो नियरेस्ट तो ब्रिज, तुम मस्टर स्टेशन की तरफ भागो फायर देखते ही, और रास्ते में जो भी बटन दिख रहा है पहला वो दबा दो कहीं का भी। तो बहुत सारे बटन होते हैं ना हाँ, इमरजेंसी बहुत के। सारे होते हैं, हर जगह पे एक एक बटन होता है। हर जगह पे स्मोक स्मोक अलार्म के लिए वो लगा रखा होता है, सेंसर, फायर सेंसर होता है, स्प्रिंकलर्स होते हैं हर जगह। तो वो पता चल जाएगा कहाँ लगी है फायर। सबसे ज्यादा आग कौन से शिफ्ट पे लगती है? सबसे ज्यादा आप ये तो नहीं कह सकते, रीजन कुछ और भी हो सकता है। अकोमोडेशन में लगी है, कार्गो होल्ड में लगी है, कहाँ कहाँ लगी है आग। तो वैसे तो कोई कुछ नहीं कह सकता तो कहाँ कहाँ प्राइमरी लगी। कॉजेज क्या क्या हो सकते प्राइमरी कॉजेज इलेक्ट्रिकल कॉजेज है। लोग कैबिन के अंदर फोन चार्ज पे लगा के जाते हैं। हैं? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी चाहिए जब तुम, सारे अप्लायंसेस प्लग आउट होने चाहिए जब तुम कैबिन छोड़ के जाओ। तो ऐसी भी चीजें हैं। लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की बर्ड्स बेड पे गिर जाता है और फिर आग लग जाती है। पहले तो पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी में आए, स्मोक करा और चले गए। इसलिए स्पेसिफिकली स्मोक रूम्स होते हैं जहाँ पे, जहाँ आपको अगर सिगरेट पीनी है तो आप वहां जाके सिगरेट पी सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं फ्लेमेबल सब्सटेंस गिर गया, सैनिटाइजर की बोतल गिर गई कहीं, तो उनसे भी आग लग सकती है। बहुत सारे कारण है। ओके। गैली से भी आग लग सकती है। तो दिल्ली में तो फिर वो गैस यूज नहीं होती वो। ना हॉट प्लेट्स यूज होती हैं, लेकिन फायर का कॉज तो कहीं भी हो सकता है। तो हर तरीके की फायर जो जो जहाज पे लग सकती है, तो वो सारी ड्रिल्स होती हैं जहाज पे। पहले ड्रिल क्या होता है, मॉक टेस्ट। जैसे तुम मॉक इंटरव्यू दे रहे हो ना, वैसे ही मॉक होता है ड्रिल फायर के असली टाइम का। तो जहां जहां पे भी फायर लग सकती है तो उन सबकी प्रैक्टिस तुम्हें जहाज पे हो जाएगी। तो बेसिक आंसर तुम्हें यही देना है कि बटन दबा के तुम ऊपर भागोगे ब्रिज पे, उसके बाद सब कुछ होगा। तुम्हें हीरो नहीं बनना है बस ओके। उसमें। तो ये तो फायर इमरजेंसी कवर हो गई। अब अबैंडन शिप, अबैंडन शिप में क्या करोगे? मतलब हमें पायरेट्स आ गए, हमें जहाज छोड़ के भागना पड़ हाँ रहा है ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, पायरेट्स पायरेसी में अबैंडन शिप नहीं करते ज्यादातर, सिटाडेल में हाँ, बैठते हैं। अबैंडन कुछ भी रीजन हो सकता है। हाँ, अबैंडनिंग का कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अबैंडन शिप लास्ट ऑप्शन होता है। अबैंडन शिप तब भी कर सकते हो जब मास्टर ने वर्बल ऑर्डर दिया होगा। जब कप्तान तुम्हें बोलेगा कि अबैंडन शिप, तभी कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। अबैंडन शिप के लिए तुम्हारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? 2 लाइफ बोट होती हैं, लाइफ राफ्ट्स होती हैं, जिससे तुम अबैंडन शिप कर सकते हो। तो इस, या तो तुम्हारा जहाज डूब रहा है या फिर आग लग गई या टूट गया बीच में से, तो इन केसेस में अबैंडन शिप कर सकते हो।
व्हाट इफ जो उनकी कैपेसिटी नहीं पूरा फ्लू रखने की, तो किसकी? लाइफ बोट, लाइफ तो राफ्ट। क्रू सेल नहीं कर सकते, शिप सेल नहीं कर सकते अगर लाइफ बोट की कैपेसिटी का 100% जो है, मान लो एक लाइफ बोट की 25 है, दूसरे की भी 25 है, तो 25 क्रू मेंबर से ज्यादा आप जहाज पे लेके भी नहीं जा सकते। ओके, तो सबका जरूरी है कि सब लोगों को एक ही बोट पे होना है? नहीं, जरूरी नहीं है, आधे लोग उस साइड भी हो सकते हैं, आधे इस साइड भी हो सकते हैं। ये तो रिडंडेंसी प्लान है कि अगर एक लाइफ बोट खराब होगी तो दूसरी तो होगी हमारे पास। हाँ, सेफ्टी पर्पस के लिए। और ऐसे ही लाइफ राफ्ट के साथ भी है। ओके। और डेथ ऑफ फैमिली मैन, ये इमरजेंसी है, इसमें इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो इसमें आपको क्या बोलना है कि मैं पहले अपनी सीनियर या किसी क्रू मेंबर से या फिर जिसके साथ आप वॉच रखते हो उसके साथ पहले मैं डिस्कस करूंगा ये चीज कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उनके साथ ताकि वो मुझे सपोर्ट करे। और अगर कुछ ज्यादा वो लगता है, बुरा लगता है, तो आप कप्तान से बात कर सकते हो, और कंपनी से तो बात करने का ऑप्शन है ही आपके पास। तो आपके जो सीनियर्स जिसके अंडर सुपरविजन में आप अपनी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जो लैंड पे आपके ऑफिस वाले लोग हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो मेन ये है कि आप किसी को सबको पता होना चाहिए जहाँ पे कि आपके साथ मेंटली चल क्या रहा है। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि ऐसे सुसाइडल भी हो जाते हैं लोग, तो आपको वैसा नहीं बनना है। तो कंपनी उतार भी देगी अगर अच्छा कोट आ गया पास में, लेकिन नहीं उतार उतार पा रही है तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, तो मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा इसमें। तो मेन आंसर तो इसका यही है कि आप कम्युनिकेट करोगे, किसी को बताओगे कि ये हुआ है। डेथ ऑफ फैमिली में। अब इंजरी, इंजरी में क्या है कि इंजरी हो गई तो फर्स्ट एड मिल गई आपको। अब इंजरी के बाद अगर ज्यादा इंजरी है तो शिफ्ट डेविएट भी करना पड़ जाता है। तो इसमें तो डायरेक्ट कप्तान बता देगा कंपनी को कि ज्यादा इंजरी हो गई है तो हम डेविएट कर रहे हैं, या फिर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू भी हो सकता है अगर और ज्यादा हो गई है। बेसिक बेसिक अगर कुछ हुआ है, कटवट लगा है, तो वो सब जहाज पे हो जाता है, फर्स्ट एड मिल जाता है। व्हाट इफ इंजरी इतनी ज्यादा भी डीप नहीं है लेकिन वो ऑन बोर्ड रहकर ही ठीक हो सकती है, तो तब तक वो काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसकी किसी का काम कैसे बढ़ता है? हाँ, तो जैसे जब मैंने अपना पहला शिप ज्वाइन करा था, तो जो मेरा पहला कैडेट था मेरे से पिछला, वो तब ऑन बोर्ड नहीं था, उसने साइन ऑफ कर लिया था पहले ही, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था जहाज पे, वो चलते चलते डेक पर गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो इस केस में वो जो कैडेट था उसकी सारी ड्यूटीज जो हैं वो किसी और को दे दी जाएंगी। अबेंडन शिप ड्यूटीज, फायर ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज किसी और को दी जाएंगी इस टाइम पे। वैसे तो वो था उसका 15 डेज रह गया था बस सी टाइम, लेकिन उसने करा वो सी टाइम 18 महीने तक हो गया उसका, 15 दिन करके, लेकिन उस टाइम पे वो काम नहीं कर सका जहाज पे। लेकिन उस अब सारी ड्यूटीज बढ़ गई, उसकी ड्यूटीज किसी और को मिल गई, तो अब लोगों को उसका भी ध्यान देना है कि अगर ऐसे इमरजेंसी केस में उसको भी उठा के ले जाना है वहां से। तो ये सीन है इसका। अब है मिसिंग ऑन बोर्ड। मतलब कोई, हाँ, गायब हो जाए अचानक से। हाँ, तो गायब हो जाए तो इसमें क्या कर सकता है कोई? मतलब क्योंकि अब इसके लिए कहानी सुना दो। मेरा एक फ्रेंड था, है, उसकी शिप पे एक मेंबर गायब हो गया। तो ये गायब होने के बाद क्या होता है कि जब पता चलता है कि वो नहीं है, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं लैंड से भी, कंपनी को भी मैसेज भेजते हैं और आसपास वाली शिप्स को भी मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं कि मैन ओवरबोर्ड हो गया है। तो जो हमें लगता है उसकी लास्ट नोन पोजीशन, हमारा जहाज वहां जाता है, देखता है, आसपास वाले सारे जहाज आते हैं, और अगर रात का टाइम है सुबह का टाइम है तो लाइट वगैरह मार के देखते हैं। तो वैसे तो रेयर चांस है कि मिल जाए बंदा, अगर मैन ओवरबोर्ड हो गया ऐसे तो मिलता नहीं है वैसे, लेकिन लक है मिल भी सकता है। अगर मिल जाएगा तो वहां की जितने भी आसपास वाले जहाज हैं वो सबको बुला लेंगे। कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं उनकी शिप्स भी आएंगी, ये डिफेंस की शिप्स भी आएंगी, नेवल शिप्स भी आएंगी, तो वो भी मदद करेंगी इसमें अगर कोस्ट के पास गायब हुआ है इंसान। मेरा क्वेश्चन ये था कि तो फिर इससे वर्कलोड मतलब वर्क कल्चर कैसे इफेक्ट करता है अगर कोई अचानक से गायब हो गया तो? वर्क कल्चर कैसे इफेक्ट करेगा? सब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑन बोर्ड की एक क्रू मेंबर ऐसे कैसे गायब हो गया। तो इस केस में साइकोमेट्रिक कॉल्स भी आती हैं ऑफिस से, तो ऑफिस पूरे जहाज की बातचीत होती रहती है लैंड से इस केस में। तो कप्तान देखता है, फिर सबका देखता है कि किसी को और टेंडेंसी तो नहीं हुआ कैसे ये चीज, तो उसका पता चल जाता है। वैसे आजकल हर जगह कैमरास भी आ गए ऑन बोर्ड, तो पता चल जाता है क्या क्या रीजन से, और सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो चैट्स वगैरह सब पता चल जाती हैं। तो नेक्स्ट है कि if मैन someone ओवरलोड। falls in water,
मैन ओवरबोर्ड सेम। तो अगर वो दिख गया, विजन में है, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है हमारे पास, जैसे स्मोक सिग्नल है, फ्लेयर है, रॉकेट पैराशूट है, तो वो हम पानी में फेंक सकते हैं उसको पोजीशन मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद हम अपना जहाज घुमा के उधर ही ले आएंगे, तो फिर अपनी लाइफ बोट लोअर करके उसको रेस्क्यू करने जा सकते हैं। तो अगर वो दिख गया टाइम पर तो उसका रेस्क्यू हो सकता है, वैसे तो फिर तो नहीं पॉसिबल है इतने बड़े। अगर मान लीजिए किसी ने देखा नहीं फिर भी उसके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होता है जैसे कुछ वॉकी टॉकी हाँ, बात करने के लिए कि हेलो मैं गिर गया हूँ पानी में, पोर्ट साइड में हूँ, स्टारबोर्ड साइड तो में। ऐसे केस में वॉकी टॉकी जो नॉर्मल यूज करते हैं वो सबमर्सिबल नहीं होते, लेकिन जो फायर स्टेशन वाले वॉकी टॉकीज होते हैं वो सबमर्सिबल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वॉकी टॉकी वैसे चल जाता है पानी में, थोड़ा टाइम तो चलेगा। अगर कम्युनिकेशन हो पा रहा है तो क्या सीन है कि ब्रिज पे जहाँ से नेविगेशन होता है वहां से हर टाइम एक वॉकी टॉकी ऑन रहता है, तो अगर डेक पे कुछ भी कोई भी बोलेगा तो ब्रिज कम्युनिकेशन सुन रहा होता है। तो इन इस केस में अगर बता दिया ब्रिज को तो पता चल जाएगा फिर, तो वॉकी टॉकी है। तो रैगिंग, रैगिंग के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं ऑन बोर्ड, क्योंकि वर्क कल्चर ऐसा है कि टैंकर्स पे तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो रैगिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाती। यहाँ काम काम नहीं हो पा रहा है ढंग से, रैगिंग इन सबका टाइम नहीं होता ऑन बोर्ड। और वर्क हैरेसमेंट मतलब वर्क हरासमेंट, तुम अभी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये वर्क हरासमेंट हो रहा है हमारे साथ, रेयरली 10,000 में से एक बंदा खराब होगा जो तुम्हें असली में हरास करेगा। उसके भी तुम्हारे पास वो है, तुम कप्तान को बोल सकते हो, तुम डीपीए को बोल सकते हो, अपने डेजिग्नेटेड पर्सन अफसर को कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि अब क्या है कि बंदे कम होते जा रहे हैं और जहाज वही चल रहा है, काम बढ़ गया है, तो रैगिंग ऐसा कुछ होता नहीं। और जब सब लोगों को जहाज पे एक साथ रहने तो वो हारमोनी में ही रहते हैं कि कोई एक दूसरे से बैर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता भी है तो बात करके सॉर्ट कर लेते हैं वो। अगर होता भी है तो आपके सीनियर आपके चीफ मेट रहेंगे जब आप कैडेटशिप में है, और जब आप ऑफिसर वगैरह बन जाएंगे या क्रू है तो मास्टर हैं, तो आप बता सकते हैं उन्हें। ऑनलाइन अभी तो इंटरनेट फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी है कि सारी कम्युनिकेशन हो जाती है, तो रैगिंग तो बिल्कुल नहीं है। और इसकी पॉलिसी भी जीरो टॉलरेट पॉलिसी है, कोई रैगिंग वगैरह टॉलरेट नहीं करता। अगर कोई सीनियर कर रहा है और वो प्रूव हो जाता है तो कंपनी उसको निकाल देगी एकदम। तो और कॉलेज कॉलेज का भी ये सीन है कि अगर आप प्रीसी के लिए आईएमआई में जाते हो, जैसे मैंने आईएमआई में करा था, आईएमआई में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रैगिंग के लिए कि सीनियर्स रैगिंग कर लेंगे, ये वो ऐसा कुछ नहीं है उधर। उधर भी सब कैडेट्स ऐसे ही रहते हैं जैसे भाई बंधु रहते हैं। तो वो टीम स्पिरिट है, क्योंकि अब सेक्शंस बटे हुए हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, तो उन सबकी हारमोनी एक साथ है। क्योंकि क्लासेस के बीच में हम टग ऑफ वॉर वगैरह कराते हैं, तो वो अच्छा रहता है फिर। और टाइम ही नहीं मिलता वैसे इन चीजों का। कोलिजन बिटवीन शिप्स और ग्लेशियर्स, तो वैसे अभी ये तो बहुत रेयर हो चुका है कोलिजन बिटवीन शिप्स एंड ग्लेशियर, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि स्टेबिलिटी है जहाज में, अभी वो फ्लोट कर सकते हैं, बॉयंसी है तो जहाज नहीं डूबेगा, आप जहाज पे रह सकते हैं। जहाज पे आप बुलाएंगे, रेस्क्यू बोट को बुलाएंगे तो रेस्क्यू करने आएगा आपको दूसरा वेसल। और अगर वैसे डूब रहा है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है मास्टर का वर्बल ऑर्डर, जो अबैंडन शिप का है। तो आपके पास लाइफ बोट है, सफिशिएंट लाइफ बोट है, लाइफ राफ्ट भी आप अबैंडन शिप कर सकते हैं इसमें। अभी क्या है कि टाइप्स के टैंकर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अभी तो ज्यादातर टैंकर्स जो हैं, केमिकल टैंकर वगैरह, ये डबल हल आ रहे हैं। मतलब एक हल इनके बाहर है और एक हल अंदर है। तो अगर हल रप्चर भी हो जाता है ना बाहर वाला, तो उसके बीच में पानी भरा होता है, तो जहाज डूबता नहीं है उसके कारण से। तो कार्गो स्पेस तक पहुंचता ही नहीं है वो रप्चर की जहाज डूबने जैसी स्थिति हो जाए। जैसे पहले जो टाइटैनिक डूबा था उसके टाइम पे क्या था कि उसी एक ही हल था, वो रप्चर हुआ और सारा पानी अंदर घुस गया। तो अभी ऐसा नहीं होता, अभी बहुत डिस्टेंस होता है दोनों हल के बीच में, और अभी शिप्स ज्यादा स्ट्रांग है पहले से। तो ये है लाइट आउट, मतलब कभी जनरेटर खराब हो जाए, बिजली ओके, चली जाए। इसको कहते हैं लाइट, इसको कहते हैं ब्लैकआउट। जहाज पे अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो आईएमओ इसकी रिक्वायरमेंट है कि विद इन 45 सेकेंड्स आपका इमरजेंसी जनरेटर चालू हो जाना चाहिए और इमरजेंसी पावर सप्लाई कर देनी चाहिए जहाज पे। लेकिन जनरली 36 टू 30 सेकेंड्स में इमरजेंसी जनरेटर चालू भी हो जाता है और ऑन लोड भी आ जाता है, तो लाइट का कोई चक्कर नहीं पड़ता, ब्लैकआउट का कुछ नहीं होता। अभी बहुत मुश्किल है। अभी एक शिप थी एमवी डाली जिसका ब्लैकआउट हो गया था बीच में और उसने ब्रिज ठोक दिया था एक, तो कुछ नहीं, बैटरी खत्म हो गई। तो वैसे तो ऐसा नहीं होता है, रेयर केसेस में ही होता है ब्लैकआउट, और इमरजेंसी जनरेटर सब संभाल लेता है इसके। इमरजेंसी जनरेटर मान लो कभी नहीं चला तो तो उसकी भी बैटरी है, अलग से बैटरीज भी होती हैं।
उसकी भी रिडंडेंसी है ना, तो वैसे ब्लैकआउट होता नहीं है। और है शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड तो होता नहीं है क्योंकि जनरली मैक्स टू मैक्स वो है 45 डेज की रहेगी। एक 2 महीने का खाना तो लेके चलते ही हैं सब, इमरजेंसी राशन वगैरह भी होता है। और जल्द ये तो मैक्सिमम है, वैसे तो मेरी वॉइस तो 2-3 दिन की होती थी और पोर्ट्स पास में ही होते थे, शॉर्टेज कभी नहीं होती। मतलब हम लोग कभी बिल्कुल समुद्र के बीच से नहीं निकलते, कोशिश नहीं करते जाते हैं, मतलब पैसिफिक और जाते हैं अटलांटिक भी जाते हैं। अब तुम यूरोप से यूएस कैसे जाओगे, बीच अटलांटिक ओशन से ही तो जाओगे। कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना नहीं पोर्ट्स के पास है, तो कुछ नहीं, तो फिर डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा जहाज का। वही तो ये सीन है, खाने की शॉर्टेज भी नहीं होती। किसी को डाउट पूछना है अभी कोई? मेरा दोस्त में लिखना रह गए, पहला तो पायरेसी है, पायरेसी जैसी हाँ, कभी पायरेसी जैसी सिचुएशंस में जल्दी कंपनी क्या करती है, आर्म्ड गार्ड्स भेज देती है जहाँ पे जिनके पास गन्स वगैरह होती है, तो अगर पायरेट्स वगैरह अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो लोग शूट कर देते हैं उन्हें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना। अगर पायरेट ऑन बोर्ड आ गए तो सिटाडेल होता है एक जहाज में एंक्लोज, एक ऐसा बंद कमरा जहाँ पे कोई बाहर से नहीं घुस सकता, लेकिन हम अंदर उसमें खाना पीना सब कुछ उसी में करेंगे। और जब तक हम हैं उसके अंदर तब तक में वो आर्म्ड गार्ड आ जाएंगे। नहीं, आर्म्ड गार्ड लेके चलते हैं पायरेसी एरिया में, या फिर बार्ब वायर्स लगाते हैं सोमाली के आसपास। हाँ, पहले से ही लेके चलते हैं। ओके। और एक लास्ट सिचुएशन है, तो वो जो बहुत खतरनाक स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे इंटरनेट के वीडियोस पे दिखाते हैं मर्चेंट नेवी कैसी होती है, बहुत खतरनाक स्टॉर्म। हाँ, नॉर्थ सी, ब्लैक सी। तो अगर हम वहां चले जाए, ये तो खैर किसी की गलती होती है कि वो चार्ट अच्छे से नहीं बनाया, रूट अच्छे से दिखाया नहीं, ये तो खैर गलती है, लेकिन वो गलती से हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में क्या करना है कि मेन है तुम्हारा शिप, तुम्हारे शिप के अलावा जो भी चीज है वो सब अनसेफ है। लाइफ बोट भी अनसेफ है, सबसे सेफ तुम्हारा शिप है। अगर तुम्हारा शिप पुराना भी है, टैंकर है, बल्क कैरियर है, तो इतना मत सोचो अभी, क्योंकि ये जहाज बने ही इसी चीज के लिए हैं। मैंने जब अटलांटिक क्रॉस करा था तो तब तब दिसंबर का महीना चल रहा था, बहुत ज्यादा ठंड थी और ऊपर हमारे एक ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग साइक्लोन भी था। तो मैं एक बार साइक्लोन में भी फंस चुका हूँ। हमारे पीछे साइक्लोन था, तो हमारी जीपीएस स्पीड 0.6 नॉट्स रह गई थी। मतलब वो हमें इतना पास खींच रहा था कि जो मेरे जहाज की स्पीड थी 15 नॉट्स, लगभग 20 से 25 किलोमीटर, तो वो घट के 1 या 1.5 किलोमीटर की रह गई थी, इतना खींच रहा था। हाँ, करंट भी आ रहा था, स्वेल भी आ रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर निकल गए थे। लेकिन इस मामले में क्या है कि कप्तान जो है जहाज का, वो सब देखता है, उसको सब पता होता है, तो जहाज का रूट क्या है वो सब वो वेरीफाई करता है। और एक ही बंदा नहीं करता, सारे ऑफिसर्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद रूट। वो तो गलती से हो सकता है। हाँ, अचानक से। हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ होता है तो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह सैटेलाइट से आ जाती है, कंपनी रिपोर्ट पहले कर देती है। व्हाट इफ के डेक पे हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, नहीं जाना, नहीं जाना, भले ही नुकसान हो जाए। हाँ, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सबसे पहली प्रायोरिटी है, कार्गो और जहाज दूसरी प्रायोरिटी है। अगर इंसान की जान से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जहाज पे। तो तुम्हें सेलेस्टियल नेविगेशन सिखाएंगे कॉलेज में। सेलेस्टियल नेविगेशन मतलब तारों से नेविगेट करना सिखाएंगे। हाँ, तो क्या, तो पावर नहीं है तो तुम असिस्टेंट बुलाओगे। हाँ, मतलब किसी तरह तो कम्युनिकेशन किससे होती है? जीएमडीएसएस कंसोल से। जीएमडीएसएस क्या है? ग्लोबल मैरीटाइम रिसर्च सेफ्टी सिस्टम। उसमें तुम टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन कर सकते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकते हो और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करता।